वीर साथी विनोद, उपस्थित तमाम मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से भी और CITU की राज्य कमेटी की तरफ से भी आपको आपकी जीत के ऊपर मुबारकबाद देता हूं, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। लगातार संघर्ष करते हुए पिछले कुछ वर्षों में, ख़ास तौर पे पिछले 2-3 साल में विशेष तौर पे, एक के बाद एक आपने अपने न्याय के लिए, हकों के लिए संघर्ष करते हुए सरकार को मजबूर किया है कुछ हद तक आपकी मांगों को मानने के लिए। कहने को, देखने को अगर अपेक्षा कर देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें दुर्घटना लाभ भी है, प्राकृतिक मौत के ऊपर भी लाभ आपने हासिल किया है, इसमें कोविड का बीमा भी आपने, संस्कार के स्तर के ऊपर भी कुछ पैसा आपको, बेगार प्रथा जो उन्होंने शुरू करने की थी उसको भी वापस लेना पड़ा है, वेतन में बढ़ोतरियाँ भी कुछ आपने हासिल की हैं, वगैरह वगैरह। उसके बावजूद भी अभी तक भी एक स्वतः एक व्यवस्था जो बननी चाहिए वो स्थापित नहीं हुई है, वो नीयत भी नहीं है, सरकार की नीतियाँ नहीं है। जैसे आप काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से पूरी दुनिया के स्तर पे संघर्ष करते हुए सिद्धांत रूप में और कानूनों के रूप में भी एक बात स्वीकार की गई थी कि कोई भी आदमी जो आज काम कर रहा है, वो फैक्ट्री में कर रहा हो, दफ्तर में कर रहा हो, कोई भी जगह काम कर रहा है, वर्किंग पर्सन, उसको काम करते हुए सामाजिक सुरक्षा कानूनी रूप से मिलनी चाहिए। सामाजिक तौर पर सामाजिक सुरक्षा के मायने क्या हैं? एक तो यही है, काम पर जाते आते कोई दुर्घटना हो जाए, उसका लाभ मिले, परिवार को बाद में कमाने वाला चला जाता है तो परिवार के लिए एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। महिला है, काम कर रही है, बच्चा पैदा हुआ है तो उसके लिए भी छुट्टी समेत तनख्वाह, उसका व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा हैं क्या, वो तो ठीक है, अगली बात कह रहा हूँ मैं, वो है सारी उम्र कमाए, काम करा महकमे में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी, उसके बाद एक पेंशन की व्यवस्था, फैमिली पेंशन बोलते थे पहले, यहाँ तक के भी काम करते हुए कि अगर कोई आदमी मारा गया है दुर्घटना में, चाहे प्राकृतिक तौर पर भी, तो भी उसके परिवार को पेंशन मिलती थी। आप उम्र हो गई है 58 साल के, 60 साल के, कहीं 62 साल के, कहीं 65 साल की उम्र है, एक उम्र के बाद आप जब काम की स्थिति में नहीं रहे हैं, आपके कोई आमदन के और क्या स्रोत रहेंगे, बुढ़ापे में आप किसके सहारे रहोगे, तो एक पेंशन का, मेडिकल का, इलाज की जिम्मेवारी, जहाँ भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपकी, आपके परिवार की मुफ्त इलाज की व्यवस्था। फिर आपका आज का वेतन है, आप, महंगाई बढ़ गई, ये 14,000 रुपये आज से 6 महीने पाछे ये 14,000 में की आज जो कीमत वह नहीं रहेगी। आज के दिन 6% की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, औसतन 6 से भी ज़्यादा। हर 6 महीने में महंगाई के बढ़ने के साथ साथ आपके वेतन में स्वतः उतने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जानी चाहिए, महंगाई में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसी अभी कई सारी जो सेवा शर्तों के स्तर के ऊपर चीज़ें बाकी हैं, बाकी ठीक है, आपके आंदोलन के आधार के ऊपर ये चिट्ठी भी निकालनी पड़ी है कि कोई मनमर्जी तो कद्दे बुला लेता, ब्लॉक पे बुला लेता, SDM दफ्तर में बुला लेता, कितने बुला लो, किसी काम पे बुला लो, बिना लिखित आदेश के आपको कहीं पर भी भेजा नहीं जाएगा, बुलाया नहीं जाएगा। ये भी एक आपने चिट्ठी लिखवानी पड़ी उन्हें। तो ये जो उपलब्धि है उनके लिए तो आपका मैं फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अभी
अगर न्याय के हिसाब किताब से देखा जाए, दुनिया में स्वीकृत जो सिद्धांत जो बनता है उसके मुताबिक देखा जाए, तो वो अभी हासिल नहीं है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि जो हासिल था भी, जिनको हासिल था भी, आज़ादी के बाद से लेकर के लगातार ट्रेड यूनियन संघर्ष करते हुए जो कानून बने थे, उनको एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। और अब तो थोक में मोदी की सरकार ने, आरएसएस बीजेपी की सरकार ने देश में जितने मजदूरों के कानून थे, जो आज़ादी से पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक जो हासिल किए थे, पिछली सरकारों में भी उन कानूनों को लागू करने में कोताही थी। मांग की जाया करती थी, श्रम कानून लागू करो। उनके लिए आप कोर्ट कचहरी जा सकते थे, लेकिन अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मोदी ने ऐसा काम कर दिया। जिनके लागू करने की मांग करा थे वो छोड़ा ही नहीं, खत्म कर दिया। श्रम कानून खत्म करके और लेबर कोड 4 बना दिए, और उसके मुताबिक जो यूनियन बनाने का, यूनियन के लिए अपनी मांगों के लिए, सामूहिक सौदेबाजी के लिए आंदोलन करने का, हड़ताल करने का जो अधिकार हासिल थे, उनके ऊपर भी लेबर कोड्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो कोई फैक्ट्री का मजदूर, जो स्थायी वर्कर जो भी हैं, वो हड़ताल नहीं कर सकता, हड़ताल तक भी नहीं कर सकता। पेंशन की जो पहले योजना थी राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, वो भी खत्म की जा चुकी है। बीजेपी की पहले जो सरकार बनी थी वाजपेयी के टाइम पर, वो कानून न कर दिया था। नई पेंशन स्कीम के तहत पुरानी पेंशन खत्म कर दी। तो इस तरह से एक एक करके कानूनों के ऊपर हमला बोला गया है, और पूरी तरह से सारी की सारी व्यवस्था को, मैं बहुत संक्षिप्त में आपके बीच में बातचीत रखूंगा, सारी की सारी व्यवस्था को बाजार के हवाले, यानी कि पूंजीपतियों के हवाले, साहूकारों के हवाले, पूरी की पूरी व्यवस्था उनके हवाले की जा रही है। वो जो कर चाहें, कितने घंटे काम ले लें, कितना वेतन दे दें, क्या कर दें, ये उनके और मजदूर के बीच का मामला है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। ऐसे व्यवस्था, और ये सिर्फ श्रम कानूनों के संबंध में नहीं है, ये ओवरऑल जो हमने आज़ादी के आंदोलन करते हुए देश की आज़ादी के बाद जो संवैधानिक एक व्यवस्था जो कायम की थी, पहली बार इस देश के इतिहास में जिसमें यह स्वीकार किया गया कि इस देश का हर नागरिक, वो औरत है, मर्द है, जात कोई, धर्म कोई, इलाका कोई, भाषा कोई, रंग कोई, हर कोई नागरिक को एक समान अधिकार मिलेगा, समानता, बराबरी, हर को बराबर माना जाएगा। जिस देश में पैदा होते ही, जो आज भी व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, लेकिन पहले सदियों से जहां ये थी, पैदा होते ही तय हो जाता था किसका क्या दर्जा, छूत अछूत के रूप में, महिला और पुरुष के रूप में। महिला चाहे शूद्र के घर में भी क्यों ना हो, सबसे ज्यादा समाज में अगर सबसे निचला दर्जा किसी का था तो वो महिला का था, चाहे वो किसी भी जात में हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी इलाके की, वह अबला है। उन्हें तो पैरा की जुत्ती मान्या करते, के बराबरी मर्द की औरत की। औरतों का के काम यूनियन मान का, पंचायत में जान का,
फलाना धकड़ा वगैरह वगैरह, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन आज़ादी के आंदोलन में ये सब सवाल खड़े हुए। आज़ादी का मतलब क्या? अंग्रेज चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जब तक यह गैर बराबरी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर यह अगर खत्म नहीं होती है तो क्या आज़ादी है? ये सवाल खड़े हुए थे। चलो जैसे आप एक संविधान बना, कमजोरी उसमें भी रह गई थी, ऐसा नहीं है कि वो आदर्श था, क्योंकि उसमें खुद बाबा साहब ने भी कहा था आर्थिक, और जब तक ये राजनीतिक तौर पर तक मैंने बराबरी हासिल कर ली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर जब तक गैर बराबरी बरकरार रहेगी या राजनीतिक बराबरी भी बचेगी नहीं। आर्थिक तौर पर अब जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है उसको मौलिक अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार दे दिया, वो उसका है। अरबों खरबों के मालिक हैं, या धरती कुदरत की दी ओर है, इस धरती पर पैदा हर इंसान का इसके ऊपर हक है, उसको भी ये मिलना चाहिए। जो मांग उठी थी धन और धरती बटकर रहेगा, रात अंधेरी कटकर रहेगा, आज़ादी के आंदोलन में वो काम पूरा नहीं हुआ, संविधान में भी नहीं हुआ था। मांग उठी थी, मुद्दे उठे थे। इसके लिए कुछ राज्य एक दो छोड़ करके जहां थोड़ा बहुत भूमि सुधार कानून लागू किए गए, जम्मू कश्मीर में, बंगाल में, केरल में, जमीन का बंटवारा बड़े बड़े जागीरदारों से जमीन लेकर के, और जो भूमिहीन लोग खेत पर काम करने वाले उनको मालिकाना हक जमीनों का दिलाया गया, लेकिन बहुत सीमित, सारे देश में नहीं हुआ। लेकिन वो एक शुरुआत थी, एक न्याय की बात थी, आवाज उठी थी, बात आगे बढ़नी थी, बड़ी एक उपलब्धि अपन हासिल की थी एक संविधान के रूप में। लेकिन आज आज़ादी के आप कहेंगे 73 साल बाद इस मुकाम पर खड़े हैं हम कि जो हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दे करके जो कुछ हासिल किया था, आज उसकी संवैधानिक व्यवस्था को ही खत्म करने की तैयारी की जा रही है। पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी। हमारे देश में ये जो कबूल किया गया था, कोई किससे धर्म न मानता हो, कोई भाषा बोलता हो, धर्म न मानो चाहे ना मानो, औरत है कि मर्द है, वो हर कोई एक नागरिक है। लेकिन नागरिकता की परिभाषा को मोदी की सरकार ने बदलने का सीए कानून लेकर के आया, धर्म के आधार के ऊपर बाकायदा। कोई भी पहले ये था कि 5 साल 10 साल जो हिंदुस्तान में अड़ रह गया, लगातार रहने लग रहा है, हिंदुस्तान को अपना देश मान लिया जिसने, उसका कोई धर्म भाषा कुछ भी हो वो इस देश का नागरिक होगा। लेकिन अब कह दिया ना, अगर आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो तो ही आप नागरिक होंगे, और कोई धर्म होगा तो आप नागरिक नहीं होंगे, खासतौर पर मुसलमान होगा तो आप नागरिक नहीं होंगे। अब यह फाक डालने की शुरुआत कर दी। सांप्रदायिक आधार के ऊपर देश में एक नफरत पैदा की गई, और एक हिंदू राष्ट्र का नाम, हिंदुत्व का नाम, जो शुरू से एक बात उठी थी आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी, 2 देश बनाने की बात सबसे पहले हिंदू महासभा की तरफ से की गई थी। 2 देश जो अंग्रेज चाहते थे बांटने का, वो लोग आज सत्ता में है देश के ऊपर। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसकी ये शाखा है बीजेपी पार्टी, यह आज़ादी के आंदोलन में भी इसने कोई भाग नहीं लिया था। ये इस 2 राष्ट्र थ्योरी का समर्थन करती थी, धर्म के आधार के ऊपर देश बनाने की बात करती थी। अब ये जो हिंदुत्व है, वही जो सदियों से जो व्यवस्था चल रही थी, उसको दोबारा से वापस लाने की कोशिश की जा रही है मनुवाद के तहत। आप मनुस्मृति की चर्चा तो सुनते होंगे, लेकिन उसको कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन भुगत्या जरूर है व्यवहार में। पढ़ा तो नहीं है लेकिन भुगत्या जरूर है। उसी व्यवस्था को दोबारा से, क्योंकि कभी भी जब मनुस्मृति जलाया करता अंबेडकर, उस समय अंबेडकर की पुतले जलाया करते, वो मनुस्मृति जलाया करता। वो पीने का पानी सबका साझा, बराबर का अधिकार मिले,
इस बात को लेकर के जब आंदोलन कर रहा था, उस समय कोई पूछो, आज तक भी आरएसएस ने या बीजेपी ने कोई जाति प्रथा का छुआछूत भेद मिटाने के लिए कोई आंदोलन किया हो किसी तरह का? वो तो इसको कहा करता है ये द्रोह है, देशद्रोह है, जो लोगों को बांट रहा है, व्यवस्था को खत्म कर रहा है। वो लोग आज सत्ता में हैं और उन्होंने आज पूरा का पूरा, जो उस समय पे भी अंग्रेजों के साथ थे, आज भी वो बड़े पूंजीपतियों के साथ, अमेरिका के साथ मिल करके देश की पूरी खजाना जो है, संसाधन जो है, प्राकृतिक हो, सार्वजनिक हो, उन सबको आज उनके हवाले करने की पूरे जोर शोर से नीतियां तैयार की है। नीतियां आजादी के बाद इस देश ने जो आत्मनिर्भरता के थोड़े बहुत भी जो संस्थान खड़े किए थे, आज उन तमाम का निजीकरण किया जा रहा है, पूरी तेज गति के साथ किया जा रहा है। शिक्षा वो व्यापार कांग्रेस के टाइम से शुरू हो चुका था, जबकि बात ये थी कि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा था हर किसी को शिक्षा प्रदान करना यह अधिकार है। बाद में कानून भी बना मौलिक अधिकार के रूप में, हर किसी का शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो गरीब गुरबे, आदिवासी, दलित आबादियां, प्रवासी लोग, उनके जिनके पास आज पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है, बच्चों को भी श्रम करना पड़ता, बाल श्रमिक करके काम करना पड़ता है, उनकी व्यवस्था कैसे होगी शिक्षा की? ये कुछ पैसे दे देने से नहीं बनता। उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, उच्च शिक्षा तक। आज वो व्यापार बनने जा रहा। नई शिक्षा नीति बाकायदा घोषित की जा चुकी है, लागू करने का ऐलान हो चुका है। और उस नई शिक्षा नीति के तहत हमें जो अब तक सार्वजनिक विश्वविद्यालय, देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट के जो थे न सरकारी, वो सब के सब बड़े कॉरपोरेट्स के, बड़े पूंजी के, विदेश तक की उनकी एंट्री इसके अंदर शामिल है। शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के स्तर के ऊपर हर आदमी जब बराबर है, मैं और तू संविधान में बराबर हैं, तो भाई जिंदा रहने का अधिकार मौलिक अधिकार है, हमारे बुनियादी संविधान का अधिकार है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, जिंदा क्यों कर रहेगा, बिना खाए, खाने का अधिकार, राइट टू फूड इज ए राइट टू लाइफ, यानी जिंदा रहने का अधिकार खाने के अधिकार के बराबर है। रोटी तो चाहिए, तो सबके लिए राशन की व्यवस्था फ्री, मुफ्त में नहीं तो सब्सिडी के ऊपर, कम से कम हर नागरिक को जिंदा रहने की जरूरत की चीज मिल सके। एक समय के ऊपर यह राशन वितरण व्यवस्था आजादी के बाद शुरू की थी, कुछ जरूरत की चीजें इसमें मिलती थी, कपड़ा भी मिलता था, साबुन भी मिलता था, तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, चाय पत्ती भी मिलती थी। धीरे धीरे कम कर दी गई, खत्म कर दी गई। अब तो हालत ये आ गई है कि तैयारी ये चल रही है कि किसी दिन यह कह देंगे कि भाई थारे खाते में पीछे आ जाएंगे, थारी मर्जी जो चाहो खरीद लो। ये जो कानून है खेती के, इनके चर्चा करूंगा मैं, इनका नतीजा क्या परिणाम बनेगा, ये यहां लेकर के जाएगा। तो ये राशन डिपो के ऊपर ये व्यवस्थाएं ये खत्म करने की तैयारी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये मौलिक अधिकार है, और दूसरी तरफ सरकार कहीं और चल रही है। स्वास्थ्य का, तेरा मेरा नागरिक बराबर, हम संविधान के मुताबिक, लेकिन ये बीमार हो जा, सरकारी खजाने से ही देश में मैदानता में इलाज करवाओगे, पहला तो आड़ा ना होगा तो विदेश में करवा लेंगे। लेकिन आम आदमी को अगर वो बीमार पड़ता है, उसके पास अगर पैसा नहीं है, उसके पास अगर बीमा नहीं है, तो उसके पास कितने जगह नहीं, सरकारी अस्पताल में जाओ डॉक्टर पाओ नहीं, नीचे गामा में तो अस्पताल नहीं है, CHC PHC काम नहीं कर रहे, सैं बिल्डिंग है कई जगह, कुत्ते लोटे हैं, डांगर हांडे हैं, बिल्डिंग खड़ी है, उसमें कोई स्टाफ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। उसको खत्म किया जा रहा है। कोरोना के टाइम पर भी बीजेपी की सरकार ने, खट्टर की सरकार ने ऐलान कर दिया, जो गरीबी रेखा से नीचे जिनके पास पीला कार्ड है, उनको बिना प्राइवेट अस्पताल के अंदर भी हमने 7,000 रुपये डेली का
सरकार देगी 7,000 रुपये। 7,000 रुपया में प्राइवेट अस्पताल में बेड भी को ना मिलता, लेकिन गरीब आदमी भी प्राइवेट में जाओ, सरकारी के अंदर व्यवस्था नहीं की जा रही, कर्जा ठा कर किसी भी तरह से जाओ, सरकार प्राइवेट के लिए आपको प्रोत्साहित कर रही है। ये 7,000 रुपये ये बीमे देने की बजाय आप ये रुपये सरकारी अस्पताल खड़े करने में, डॉक्टर लगाने में और नर्स बनाने में, इनमें लगा दो, और सबके लिए बराबर की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर हो, मिनिस्टर हो, अफसर हो, कोई हो, सबको बराबर का इलाज सार्वजनिक स्तर के ऊपर व्यवस्था क्यों नहीं हो जानी चाहिए? ये न्यारी न्यारी व्यवस्था क्यों कर रखी है? वही बात पहले आ रही, पढ़ाई में भी यही कर दिया, जिसके पास पैसे हैं वो एकलव्य वाली, जैसे तू क्षत्रिय का तो है, ब्राह्मण का, ब्राह्मण का तो तेरे को शिक्षा मिल जाएगी। प्राइवेट थी क्योंकि जवाब शिक्षा द्रोणाचार्य की है, तो द्रोणाचार्य कहता भैया चाहिएगी, योग्यता यह है। आज विवाह कर दी, आज के नए ब्राह्मण हैं रुपया वाले, नए क्षत्रिय जिनके पास पैसा है, उनके बालका ने दाखला मिलेगा उच्च शिक्षा के लिए, जिनके पास थोक में रुपये देने का है, नहीं तो जाओ। तो एक एक करके शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये तमाम का निजीकरण, प्राइवेट, रेल प्राइवेट, रोडवेज प्राइवेट, आपका तेल गैस, तमाम सारे क्षेत्र जो थे, कोयले का, अब तो आयुध का, जो देश की सुरक्षा के लिए जो हथियार बनते हैं, 44-41 फैक्ट्रियां हैं, उनको भी पूरा कॉरपोरेट के हवाले करने की तैयारी कर दी। और वहां के कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक अध्यादेश ले आया मोदी, अध्यादेश, अब वो संसद के पटल पर रख दिया, कानून बनेगा। अध्यादेश ये लेकर आया कि ये आयुध के कर्मचारी अगर हड़ताल करेंगे तो हड़ताल करने वाला नौकरी से बर्खास्त होगा और 1 साल की सजा, और कोई अगर हड़ताल के लिए उनको प्रेरित करेगा तो उसको 2 साल की सजा। तो आपने पिटने भी गए और रोगे तो सजा होगी, या तो ये काम हो गया ना, आपका कोई लठ मारा, पिटा, छेता है, और ऊपर तो आप अगर रोड़ा मचाओ, रो मार गिरा, तो न्यू कहेंगे ये अपराध है, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब इस तरह की व्यवस्था हो रही है। कोई भी विरोध करता है, यूएपीए लगा के भीतर कर दो। अब ये कई दिन, 5 दिन हो गए पार्लियामेंट चल नहीं रही, क्यों? इसलिए कि जासूसी, आपके फोन में किसकी जासूसी हो रही है? आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक चल रहे हैं, इसी से जो कोई सॉफ्टवेयर बोल लग रहा है, ऐसे वेयर बना रखा है, वो आपके मैसेज आओगा फोन पर, कोई आपने उसने खोल लिया और तेरे फोन में एंटर कर गया वो, और उसमें जो भी तू बात करेगा सारी रिकॉर्ड होंगी, सारी चीज़ों की। तो विपक्ष के लोग, पत्रकार, बुद्धिजीवी, खुद बीजेपी के भी कुछ नेता जो थोड़े बहुत हरे पैरे, अब वो जासूसी कर ने अब कैया की पोल काट ली। रो कर्नाटक में लोगों ने बीजेपी हराई, लेकिन उनकी जासूसी कर कैया की, और आखिरकार बोले वाला जेल में जाना है कि राज में आना है, और वह कांग्रेस तोड़ कर फिर बीजेपी का राज बन गया। मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ, गोवा में ऐसा ही हुआ, लोगों ने बीजेपी हरा दी, लेकिन सरकार फिर बीजेपी की बना है। तो हर तरह से डरा के, जो दंगा करवाने वाले लोग थे दिल्ली में, जो ये कहते थे कि गोली मारो उन सालों को, ये नारे दे थे, वो तो मंत्रिमंडल में ले लिया। और जो उनके विरोध में बोल रहे थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ बोल रहे थे, जो सीए के खिलाफ बोल रहे थे, वह जेल में पड़े हैं यूएपीए के तहत। विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं। जो दलितों के ऊपर हमला हुआ महाराष्ट्र में, भीमे कोरेगांव की घटना है, हमला करने वाले, हत्या करने वाले वह बरी हैं, और जो उनके पक्ष में बोलने वाले थे उनके कंप्यूटर में अब तो वो टेस्ट होगा, रिपोर्ट आ गई बाकायदा लैब से, उसने भी नहीं मान रहे कि इसके अंदर एक ऐसा मालमेर डाला था, एक गलत वो
प्रोग्राम डाल दिया और जिसमें 8-7 मेल भेज दी, उन वह खोली नहीं कदे, लेकिन उन्होंने मेल में ऐसी चीज लिख रखी थी कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश। अब प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में लोग भीतर कर रखे, 3-3 साल हो गए बीमे कराओ का केस में। जो आदिवासियों के पक्ष में बोलने वाले उनके यही 84 साल का एक बूढ़ा फादर स्टैन स्वामी, अभी जो जिसकी डेथ होगी, वो खुद ते पानी भी नहीं पी सकता था, उसके लिए भी उसको स्ट्रा चाहिए था। वो जो कुरा पाए या पिया करना पाइप थे और चाहिए उस बिना हाथ से ठाक, क्योंकि उसको बीमार था। वो 84 साल का बूढ़ा, उसको प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में भीतर मर गया, जेल के माए, जमानत तक नहीं मिली। तो एक तरह का एक आतंक पैदा करने का, कोई भी बोलेगा विरोध करेगा उसके साथ ये बनेगा। जो दलित अधिकारों के लिए बोलने वाला अंबेडकर का ही वो है, पोता लगा लो, पोता दामाद, वह जेल में पड़ा है बीमेकारों के केस में। ये एक पूरे देश की एक तस्वीर है, और ये तस्वीर इसलिए है, ये क्यों किनको इसके खिलाफ है, क्योंकि जो सार्वजनिक संसाधन जितने भी हैं, फादर स्टैन स्वामी का कसूर ये है कि अडानी झारखंड के अंदर बिजली का कारखाना लगा हुआ था, कोयला ऑस्ट्रेलिया खान ले रहा है, कोयला ऑस्ट्रेलिया का होगा, बिजली आड़ा बनेगी झारखंड में, और करार कर दिया 100% बिजली बिकेगी बांग्लादेश में। और सस्ती जमीन, वह सस्ती जमीन चाहिए क्योंकि झारखंड में आदिवासियों का जंगली इलाका, उस जमीन के ऊपर कब्जा सस्ते दामों के ऊपर कानून को तोड़ करके दिवाया जा रहा है। उसका विरोध अगर आदिवासी करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे बनते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उनके पक्ष में फादर स्वामी अगर आवाज बन के उभरता है तो उसको यूएपीए आतंक विरोधी कानून के तहत जेल के अंदर कर दिया जाता है। यही है आज के दिन। कृषि के भी ये कानून, 3 ये कानून जो बनाए गए उस समय के ऊपर जब पूरा महामारी का जोर था, अध्यादेश आए। ये खेती के कानून नहीं अकेले, इसे ये सिर्फ किसानों से वास्ता नहीं है इनका, ये पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से इसका वास्ता है, तमाम नागरिकों से इसका वास्ता है। क्या है ये कानून, मैं बहुत विस्तार में नहीं बोलूंगा, लेकिन देश और विदेश के तमाम बड़े पूंजीपतियों को, कारोबारियों को, कंपनियों को यह अधिकार दे दिया है कि वो सीधे हिंदुस्तान के किसानों से करार कर सकते हैं कि क्या फसल बोई जानी है, तू यह फसल बो, मैं खरीदूंगा, इस भाव पे खरीदूंगा, उसके बीज भी मैं दूंगा, उसके औजार भी मैं दूंगा, तकनीकी ज्ञान भी मैं दूंगा, आपके साथ सीधा करार करेगा। तो खरीदने का अधिकार मिल गया, फसल का क्या बोई जाएगी यह अधिकार उनको मिल गया। इससे न्यारा भी कोई भी फसल जो अब तक मंडी के अंदर बिकती थी, मंडी का आड़ती एक लाइसेंस ही होता था, उसका पता है किस गांव का इसका रजिस्ट्रेशन था, कोई भी आकर फसल खरीद सकता है। और कई उदाहरण है, कंपनी वाला आया, तेरी फसल इस भाव पर लूंगा, थोड़ा एडवांस में पीछे दे दिए, ले 25 करोड़ रुपये इतने किसानों के, और थारा में इतने क्विंटल नाज यूं मेरा अरब भेज दो, तुम भेज दिया, और बकाया लेने गए तो कंपनी वाला पाया है नहीं, छूमंतर, ना किते को रजिस्ट्रेशन उसका, ना को उसका ठिकाना, किते कितो है। ये बीमा कंपनी वाले टोए ना पंदे, खेती का फसल का बीमा है, किस्त मत आप पर कट जाए, बिना पूछे किसान गए, और जब डूबा पड़ा है, कोई फसल खराब हुआ है, जब उस टाइम के ऊपर जाओ तो कंपनी वाले पंदे नहीं, प्राइवेट वाले सब उनके लिए कर दिया। तो जब प्राइवेट वाले के ऊपर अधिकार दे दिया तो बनेगा क्या अपनी गेला, हमारा किस्त के वास्ता, किसाना का वास्ता कह दो, हमारा क्या मतलब, हमारा मतलब न्यू है कि नहीं। ताज़ा उदाहरण दूंगा आपने, अब की बार सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय करा वो बहुत कम था, और बाजार के अंदर भाव उससे कुछ ज्यादा था। सारी सरसों प्राइवेट ने खरीद ली, खरीदी चाहे किससे ने, आखिरकार अडानी ने कब्जा लिया ज्यादातर,
अब सरकार के पास सरसों है नहीं तो सरसों का तेल कितने लकड़ेगा फिड़गा। जो आपके डिपो के ऊपर सरसों का तेल मिलता था 2 लीटर गरीब आदमी ने, वो सरकार के पास सरसों है नहीं। एमएसपी थोड़ी थी, सरकार ने खरीदी नहीं, प्राइवेट वाला ने खरीद ली। तो सरसों नहीं तो सरसों का तेल नहीं, सरसों का तेल नहीं तो डिपो पे सरकार कितने दे। तो गया सरसों का भाव आसमान में, 250 रुपये बिका है फॉर्चून का सरसों का तेल। और उसका अपना क्या असर पड़ा, जो जिसके पास डिपो पे 2 लीटर मिला करता उस टाइम सरकार ने क्या कह रुपये देंगे हैं, 250 रुपये। 250 रुपये 2 लीटर की जगह, 2 लीटर तेल की जगह 250 रुपये दे दिए। अब 250 रुपया में तो 1 लीटर मिल रहा है बाजार में। तो गया कि नहीं गया, सीधी मार किस पे पड़िया। अब एक समय के ऊपर देखोगे तो किसान ने तो एमएसपी तो थोड़ा फालतू मिल गया, प्राइवेट ने खरीदी, लेकिन असल मार पड़ी खरीदार के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर। पिटाई तो उसकी हुई ना। अब यूं एक काम जो सरसों का उदाहरण है, यूं अगर अनाज के मामले में भी अगर आप लगा लो, जो अब तक देश में कानून था, जो तीसरा इसने बदला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के खान का अनाज, तेल, दाल, सब्जी, टमाटर, प्याज वगैरह, इनको एक सीमा से ज्यादा कोई अगर भंडारण करता था तो देश में कानून था, ये अपराध होगा, कैद होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बना था। मोदी ने इस कानून में, इन 3 कानूनों में से एक कानून में संशोधन, तीसरा कानून ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसमें संशोधन कर दिया क्या कि चावल, गेहूं, अनाज जो भी है खान का, और तेल, खाद्यान्न तेल, खाने का तेल, और ये जो भी आलू प्याज वगैरह, ये आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिए। इसका मतलब है इन वस्तुओं का प्राइवेट कंपनियों को अधिकार दे दिया। अडानी जैसे बड़े बड़े गोदाम जिनके बन गए, कितना भी असीमित मात्रा में इनका भंडारण कर सकते हो। तो किसान से खरीदेंगे और इनमें भंडारण करेंगे और फिर अपना जमाखोरी करके क्या करेंगे, काला बाजारी। इसको बोलते काला बाजारी। मेर धोरा बाल हैं, आपने चाहिए, नाज चाहिए, दाने चाहिए, दाल चाहिए, जो भी चाहिए, इतने में मिल लगी, लेनी हो तो ले, पीछे हो तो आ, ना तो दुकान का आगे भी ना खड़ा हो दे, बाहर चल, भीड़ क्यों कर रहा है। तो मन मर्जी के भाव पर बेचे। दोनों तरह से, उधर से तो किसान को जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, क्योंकि खरीदार वह बचेंगे तो अपनी मर्जी के भाव पर खरीदेंगे, इतने में देना है तो दे और ना तो ले जा। और जब उसका बिकलेगा तो फिर मारे ही कहेंगे इतने में मिलेगी, लेनी हो तो ले, ना तो चला जा। तो दोनों तरह से मार। तो इसलिए यह लड़ाई जो आज किसान लड़ रहा है, ये एक जात की लड़ाई नहीं है, सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। क्योंकि और अगली बात मैं बता रहा हूं, और ये मैं नहीं बता रहा, यही बार बार लोग कह रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े, वो ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ा हमला है। क्योंकि बाजार के अंदर व्यापारी जो खरीदेगा, जो फसलों का सौदा करेगा, वो तो जिसमें लाभ फालतू होगा उनका करेगा। तो आड़ जो फसल बुआन का सौदा करेगा, वो उन फसलों को बुआई होगी जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है, जो उड़े पैदा नहीं होती अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में। जो चीज उड़े पैदा नहीं होती, आड़े पैदा हो है। जो चीज उड़े बतेरी है, पहले है तो बतेरी है, उन्नत बाजार चाहिए। तो अनाज अमेरिका में सरप्लस में है, आड़े अनाज की बुआई की बजाय इसकी जगह फूल बुआओगे, हॉर्टिकल्चर होगा, इसके दूसरे फसल जहां उनकी मांग है उनकी बुआई होगी। क्योंकि न तो चिप्स बना के बेचनी है, उसकी मार्केट है। तो आलू, फूल, हॉर्टिकल्चर, ये इस तरह के जो चीजें, जूस जास बना के जिसका मार्केट है दुनिया के स्तर के ऊपर। अनाज तो कहेंगे हमारे दौर बतेरा ले लो, कितना है।
तो इससे आत्मनिर्भरता, जो हम अब तक आज़ादी के समय हमारे पास खुद के अनाज नहीं था, खाने का अनाज नहीं था, और एक टाइम ऐसा आया जब हमारी 65 में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका ते लाल गेहूँ खरीदा करते, मिला करता। अमेरिका उस समय पर पाकिस्तान के साथ था, तो उसने धमकी दे दी मारते ही कि थारा गेहूँ बंद करूँगा। और उस समय के ऊपर यह बात आई कि यह तो बहुत शर्म की बात है। तब ये जय जवान जय किसान के नारे, ये सब चीज़ें निकल के आए कि आत्मनिर्भर बनो, कम से कम रोटी के मामले में तो आप किसी और पर निर्भर ना हो, पैदावार बढ़े। तो यह आज के अपने बीच में हालात है, और इनमें असंतोष है, बड़े पैमाने पर है। अब देखिए आप, इसी कोरोना महामारी के समय के ऊपर, इसी कोरोना के महामारी 2 साल के करीब होने को आए हैं, 2 साल तो करनी मतलब, लेकिन आप 1.5 साल के करीब का टाइम हो गया। इस महामारी के टाइम पर एक तरफ तो आप देखें बड़े पैमाने पर करोड़ों की तादाद में लोगों का, क्योंकि लॉकडाउन, काम चला गया, रोजगार चला गया, आमदनी के स्रोत चले गए, और काफ़ी बड़े लोगों के लिए जीविका का नहीं, जिंदा रहने का संकट खड़ा हो गया। गरीबी की तरफ धकेल दिए गए लोग। और दूसरी तरफ इसी समय के ऊपर हिंदुस्तान के 100 अरबपति ऊपर के सबसे अमीर, उनकी, ये मैं नहीं बता रहा, मेरे आंकड़े नहीं है करके, 13 लाख करोड़ रुपए की दौलत हिंदुस्तान के 100 अरबपतियों की बढ़ गई। 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख करोड़ का मतलब क्या है? 13 करोड़ परिवारों को 1-1 लाख का चेक देने लग गए, तो 13 लाख करोड़ बने। और 13 लाख परिवार का मतलब क्या है? हिंदुस्तान की 40% आबादी 1-1 लाख करोड़ रुपए अगर दे दे, इतनी बढ़ गई उनकी। 11 ऊपर के जो चोटी के जो अमीर हैं हिंदुस्तान के, सिर्फ 11, उनकी कमाई इन 1.5 साल के अंदर अंदर इतनी हुई है जितनी नरेगा के ऊपर 10 साल का बजट बराबर। 10 साल आज जो बजट है नरेगा का, उस तो 10 गुना सिर्फ 11 लोगों की। या आपके पूरे देश के सेंटर के स्वास्थ्य के ऊपर जो बजट है उसका 10 गुना। लोगों ने इस बीमारी में इलाज चाहिए, दवा चाहिए, वह मिल नहीं रही, और उसके ऊपर सिर्फ 1% भी, जो इनकी कमाई 11 लोगों की कमाई के ऊपर अगर 1%, 100 रुपया पर 1 रुपया भी कर सरकार टैक्स लगा दे तो कितने रुपये बने हैं? जन औषधि योजना जो सरकार ने चला रखी है उससे 140 गुना जितना रुपया जन औषधि योजना पर खर्च होता है, उससे 140 गुना सिर्फ 1% टैक्स उनके ऊपर लगा दिया जाए तो लोगों को मुफ्त में दवाइयां मिल जाएं। लेकिन उन पर 1% टैक्स नहीं, हमारे पर, गरीब आदमी पर, लुटिया पिटिया मरिया खपिया जिसकी चला गया सब क्यों, उनके ऊपर क्या टैक्स बढ़ा दिया? इसी कोरोना के समय पे 16 रुपये प्रति लीटर डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, 13 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिया। और आज पेट्रोल और डीजल दोनों को मिला के 7 साल में, ये तो कोरोना के टाइम का बता रहा हूं, उससे पहले की तमाम बढ़ोतरी 32 रुपये कुछ पैसे अकेले डीजल के ऊपर प्रति लीटर मोदी ने टैक्स बढ़ाया है, पहले से अतिरिक्त। भास्कर अखबार ने छापी, 1 साल में टैक्स बढ़ा के लोगों से, आम आदमी से, गरीब तो गरीब आदमी भी, चाहे तेरा मोटरसाइकिल सहना से, तेरा कार सहना से, पर डीजल का रेट बढ़ा है तो तन्ने भी मार पड़ी है, क्योंकि अगर डीजल का रेट बढ़ते हैं बस के भाड़े बढ़ गए, आपकी सब्जी का, क्योंकि जो भी सामान ट्रांसपोर्ट होकर के आता है उसके रेट बढ़ गए, तो तमाम महंगाई बढ़ गई, हर चीज की महंगाई बढ़ गई। हर आदमी से 5,70,000 करोड़ रुपए अकेले तेल के ऊपर टैक्स बढ़ा करके मोदी की सरकार ने कमाए, 5,70,000। और उनके टैक्स 35% से 22%, बड़े कॉरपोरेट जो 5,000 करोड़ से ज्यादा का जिनका कारोबार होता है उनका 35% टैक्स था, घटा करके 22 कर दिया।
तो उनकी तो दौलत बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आज अपने देश के स्तर के ऊपर एक तरफ देश की तमाम चीजें, राज किसका होगा देश में, जब आपके हथियार बनाने का कारखाना भी अगर अंबानी अडानी का होगा, पेट्रोल डीजल तेल कारखाने उनके हैं, कोयले की खान उनकी होंगी, बिजली का कानून जिसका विरोध कर रहा है किसान आंदोलन भी, जो 2019 का बिल लेकर आया था, अब वो 2021 इसी संसद के स्तर के ऊपर रखा है। वो बिजली का कानून क्या है? वो बिजली का कानून है कि देश में जनरेशन से, वो जनरेशन जहाँ बिजली पैदा होती है उसके कारखाने तो पहले भी पिछले सालों में कई लग लिए, लेकिन उत्पादन, बिजली उत्पादन से लेकर के ट्रांसमिशन का मतलब है गुजरात में बिजली बना है तो हरियाणा तक भी बिजली पहुंचने का, और फिर आड़े तक जो घर घर तक, इसने बोला डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों काम, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे तक का, ये तीनों के तीन किनके? सरकारी नहीं, प्राइवेट। क्रॉस सब्सिडी खत्म। इस समय तक ये है कि जो छोटा थोड़ी बिजली बरतने वाला गरीब आदमी है उसके लिए तो कुछ फ्री भी हैं कुछ जगहों के ऊपर, नहीं तो जिनका थोड़ी गरीब आदमी है उसकी यूनिट का रेट कुछ कम है, और जिनकी ज़्यादा है खपत उनकी यूनिट का रेट ज़्यादा है। इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडी, यानी कि जिसके ज़्यादा बिजली खपत कर रहा है उससे पैसे लेकर थोड़े से, और गरीब आदमी जो थोड़ी बरत रहा है उसको दे दिए। ये व्यवस्था ख़त्म करने की तैयारी तो हर तरह से। तो इसलिए ऐसे समय के ऊपर ज़रूरत है आज विकल्प का, जो मैं जब एक उदाहरण आपके सामने रखा। विकल्प क्या? विकल्प यो है कि जब 1% टैक्स लगाते हैं और वो भी कमाई के ऊपर, उनकी टोटल उस पर नहीं, सिर्फ इस कमाई के ऊपर 1% लगाने थे। अगर मुफ्त में दवाइयों की व्यवस्था हो सकती है तो आज जरूरत इस बात की, अगर देश की जनता की चिंता हो किसी भी सरकार को, तो जो आज करोड़पति अरबपति जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स क्यों ना बढ़ाया जाए। उनके ऊपर अगर टैक्स बढ़ा करके लोगों की पढ़ाई, जिनके 12 लाख बच्चे आज हरियाणा के अंदर दाखिला नहीं हुआ है, पिछले साल 29 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर थे, अब की बार 14 लाख बच्चों का दाखिला हुआ है, उसमें से 2 लाख बच्चे चले गए सरकारी स्कूलों में और बाकी 12 लाख कहीं नहीं है, दाखिला ही नहीं हुआ है, माँ बाप का पढ़ाने का ही नहीं है, बाल शर्मी का पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो इस समय के ऊपर सवाल यही खड़े होते हैं जो मैं आपकी शुरुआत जड़े करी थी, ये रोजगार का जो चरित्र जो तुमने बता दिया, सारे कानूनों को खत्म करके वो सरकारी महकमों में आरोही के स्कूल के मास्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब चीजें, उनके लिए भी पक्की नौकरी नहीं होगी, वेतनमान वो नहीं होंगे जो पहले मिलते थे। हर जगह यही व्यवस्था की जा रही है। तो ये सवाल आज तमाम हमने मिल करके खड़े करने पड़ेंगे कि नौकरी कोई आदमी लगता है, कम से कम उसकी रोजगार की सुरक्षा। आज ठेकेदार है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना में जो नौकरी कर रहे थे 10-10 साल हो गए, अब उनको ठेकेदार बदल गया, अब उनको हटाया जा रहा है। कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कद हटा दो। तुम्हारी भी हमेशा एक बात के ऊपर है, कितना आपका संगठन, कितना लड़ाई, लेकिन कम से कम एक नियुक्ति पत्र होना चाहिए। कोई मनमर्जी से कोई किसी को हटाएगा नहीं, कोई भी कार्रवाई होगी तो कम से कम जो पहले था कि मेरा कसूर क्या है, कोई ना कोई उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपको जवाब मांगा जाएगा। आप तमाम प्रक्रियाएं थी, सर्विस रूल थे, लेकिन कौन सा सर्विस रूल आज बताओ आपके लिए? कोई सर्विस रूल नहीं है। तो इस तरह से आज जरूरत है, जो करिए किसान आंदोलन की मैंने चर्चा करी, किसान का, मजदूर का, सबका मिला करके, मजदूर ही नहीं, तमाम तरह के कर्मचारी, हर क्षेत्र में काम करने वाले, उनका मिला करके आंदोलन खड़ा करने की जरूरत आज है। और हम ये चर्चा कर रहे हैं व्यापक एकता जितनी आप खड़ी कर सकेंगे। हमारे पुरखों की सीख यही है, अंग्रेजी लूट के खिलाफ अगर इस देश को बचाया, आगे बढ़ाया, मुक्ति दिलाई, तो उसका क्या सूत्र था? वो बंगाली है, मराठी है, मद्रासी है, भाषी, पंजाबी है, कोई भी है, दलित है, औरत है कि मर्द है, तमाम के तमाम को एक सूत्र के अंदर उनका था, फूट डालो राज करो। आज इनका भी है, फूट डालो जात पे, धर्म पे, इलाके पे। अब सूरजपाल, ये जो अपना मेवात के जो साथी आ रहे होंगे, पता आपको, एक लड़के का मर्डर हो गया खेड़ा खलीलपुर गांव में।
हत्या करने वाले भी गांव के ही लोग हैं, गुंडे हैं, उनके खिलाफ पहले भी केस है, लेकिन उनको बचाने के लिए पंचायतें की जाती हैं, हिंदू पंचायत बुलाई जाती है, हिंदू महापंचायत। और उस हिंदू महापंचायत में भाषण दिया जाता है सूरजपाल अम्मू के द्वारा कि यो इनकी हत्या करने का हमने करी है और यो हमारा हक है, और उस आदमी को बीजेपी प्रवक्ता बना देती है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सीधे तौर पर पटौदी में जाकर के उसने यही पंचायत की है। तो इन गाय के सवाल के ऊपर, कदे क्या के सवाल के ऊपर, कदे मंदिर के सवाल के ऊपर, किसा धर्म इनका, किसे मंदिर के ठेकेदार हैं, ये बहुत बड़ा घपला। अगर आज मान लिया अखबार टेलीविजन अगर जुटे हैं, क्योंकि आज प्रचार ही उनके पक्ष में, वरना देखो अयोध्या का मंदिर घटना अपने आप में क्या कहती है वह, अयोध्या मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई है, एक छोटी सी बात मैं कहूंगा आपको, एक ही तारीख पर एक आदमी तो पति पत्नी पाठक, मिस्टर पाठक, मिसिज पाठक, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से भगोड़े हुए। उन भगोड़ों से जमीन खरीदी जाती है 3 प्लॉट 2 करोड़ रुपए में, और उसके ऊपर जो जमीन के खरीदारी के जो साक्षी हैं वो इस ट्रस्ट के जो मेंबर है वो, और जो अयोध्या में जो अपना ये महापौर होता है वो उसके साक्षी हैं। और 5 मिनट बाद ही वही जमीन जो पाठक से इन खरीदी 2 आदमियों ने, वह 18 करोड़ रुपए में 5 मिनट बाद वह राम मंदिर के लिए खरीदी जाती है, और उसकी खरीद के भी दस्तक करने वाले वह 2 आदमी हैं। जो जमीन 2 करोड़ रुपया में अभी 5 मिनट पहले खरीदी थी, इतनी तौड़ी 18 करोड़ की क्यों होगी? ये 16 करोड़ कड़े गए क्यों कर? अब ये सारे धंधे इनका कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, काफ़ी टाइम मैंने आपका ले लिया। हमें अपने पुरखों की जो सीख है कि जो दुश्मन है, जो अशासक है, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो हमें आपस में बांट करके, फूट डाल करके आपस में जो लड़ाना चाहते हैं, फूट के आधार पर जो राज को बनाए रखना चाहते हैं, उसका जवाब यही है, हम अपनी एकता से दें। मेहनत का जनता, उसका धर्म कोई हो, भाषा कोई हो, कोई जाति हो, मेहनत करने वाला है, उनका 9 अगस्त ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, आंदोलन छेड़ा गया था 9 अगस्त 1942 को। आज इसी 9 अगस्त को भारत बचाओ आंदोलन का आह्वान किया है ट्रेड यूनियनों ने, किसान संगठनों ने मिल करके। तो अपने हरियाणा में किसान सभा, खेत मजदूर, CITU सभा, आप जत्थे चलाएंगे, अभियान चलाएंगे, पर्चा निकल गया है, गामा गामा लेकर के जाओ, अभियान चलाओ, पैदल चलो, साइकिल पर चलो, जैसे भी चलो, संदेश जाना चाहिए। और अपने अपने जिलों पर 9 तारीख को इकट्ठे होकर के अपनी एकता का प्रदर्शन अपन करना। ये एक शुरुआत है, इस एकता को लगातार हमें बढ़ता आगे मजबूत करते हुए जाना है, और इस तरह से इस देश को कॉरपोरेट की लूट से मुक्त करके एक नया देश, नया भारत जो अधूरा रह गया, अंबेडकर की, भगत सिंह की, उसकी जो विरासत थी, उसको हम आगे तभी कामयाब कर पाएंगे, उनके सपनों को कामयाब तभी कर पाएंगे जब हम उनकी सीख के धर्म जाति की फूट को तोड़ करके मेहनत का जनता अपनी एकता को स्थापित करे, और उस आधार के ऊपर हम ये अपने आंदोलन को करते हुए ही सिर्फ ये चुनाव और वोट और ये वो इससे बात नहीं बनेगी। हमें अपनी एकता को मजबूत करते हुए जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कॉमरेड सुरेंद्र जी का, जिन्होंने हमारे बीच में पूरे विस्तार से जो आज देश की हालत है, आज उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा आपके बीच में विस्तार से रखी। मैं कॉमरेड सुरेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस आगे की कड़ी में साथियों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के हमारे महासचिव
कॉमरेड विनोद कुमार जी, हमारी जो वर्तमान की जो स्थितियाँ, जो पहले की जो स्थितियाँ सफाई कर्मचारियों की, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा जो नोटिफिकेशन हुआ, आगे के जो आंदोलन है, आगे हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कॉमरेड विनोद कुमार जी।